अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। बहुत ज़्यादा मामला चल रहे हैं जंग को लेकर, इस खित्ते को, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सिचुएशन को लेकर। सारे मामलात में मईशत पूरी दुनिया की इस वक्त परेशानी या दबाव का शिकार है, और ये कोई अनोखी अछूती बात नहीं है, ऐसा ही होना था। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के बाद से जहां तेल की सप्लाई मअतल हुई, तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई, उसके बाद पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में बूम आया। अगर हम बात कर लें अमरीकी खाम तेल की, तो वही 2% इजाफा हुआ है उसी के अंदर, जिसकी वजह से फ़ी बैरल कीमत $102 से भी तजावुज़ कर जाती है, कभी 110 तक चली जाती है, और मुख्तलिफ मामलात इस पर प्रीमियम वगैरह ये देख कर तो बहुत ऊपर चले जाती है सारा मामला। अमरीका के अपने अंदर भी 26% के करीब तेल की कीमतों में रद्दोबदल हुआ है। इसी तरह पूरी दुनिया में ये मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान चूँकि हमारा मुल्क है, हमें देखना है कि इस खित्ते की सिचुएशन को लेकर हम पर क्या असरात पड़ते हैं। अभी फ़िल वक्त मामला ये है कि तेल की कीमतों को एक सतह पर रखा गया है, और ये भी बहुत ज़्यादा है। 322-323 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत है। फिर डीज़ल और बाकी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें डिफरेंट हैं, लेकिन बहरहाल आम आदमी के लिए यहाँ भी मुश्किलात हैं। क्या तेल की कीमतें असरअंदाज होने जा रही हैं पेरिशेबल आइटम पर, खाने पीने की अशिया पर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, और किस हद तक असरअंदाज होंगी? महंगाई का एक तूफ़ान जिसका ख़तरा मंडला रहा है, और मईशत का एक बहरान जिसका ख़तरा मंडला रहा है। कैसे हमने उससे निकलना है, और आने वाले दिनों में अपनी इंडस्ट्री को कैसे कायम रखना है, चूँकि एयर रूट्स बहुत डिस्टर्ब हैं, ओशन के रूट्स यानी ब्लू इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी इम्पोर्ट्स के साथ साथ एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर करना है। इम्पोर्ट के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत है या जो मंगवाई जाती हैं, क्या वो अवेलेबल होंगी? अगर नहीं होंगी तो जाहिर है कि उनको किसी और रूट से मंगवाया जाएगा, वहाँ वो बहुत महंगी हो जाएंगी। फिर बैरूनी सरमायाकारी, चूँकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इस चीज़ की थी कि पाकिस्तान की मईशत में ज़रा रुकाव आया था, बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही थी। इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी की क्या सूरत हाल थी? तो स्टेट बैंक ये बताता है कि बैरूनी सरमायाकारी में जो पहले 8 माह हैं उसमें 44% कमी वाक़ई हुई है। अच्छा, किस किस शोबे में बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के थी, इस पर भी बात करेंगे। सोलर को लेके बात करेंगे, जहाँ पर सोलर की पॉलिसी आई और फिर उसमें रद्दोबदल हुआ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सोलर पर ख़ुद को शिफ्ट किया। इस बहरान के अंदर जिन लोगों ने सोलर पर ख़ुद को शिफ्ट किया, शायद वो बहुत बड़े मसले से या बहुत पेचीदा दबाव से बच गए हैं। क्या ऐसा ही है? इस पर भी बात करेंगे। फिर आलमी जो ख़तरात मंडला रहे हैं मईशत के, उसका असर पाकिस्तान पे कैसे होगा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब माहिर मईशत भी हैं, सियासतदान भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ डॉक्टर राफिया बतूल माहिर मईशत हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है, ईंधन की कीमतें आपके सामने हैं। अभी हमने एक जगह पर रोक ली हैं, लेकिन कहा तो ये जा रहा था इख्तियार बेग साहब कि ये तो 28 दिन का हमारे पास मौजूद है स्टॉक, हमने तो 28 दिन का वेट भी नहीं किया, उससे पहले ही कीमतें बढ़ा दी। अब भी कहा जा रहा है कि मार्च की ज़रूरियात पूरी हैं, अप्रैल में देखा जाएगा। ये आपकी बात और तज्जिया बिल्कुल सही है, और ये मैंने भी असम्बली के फ्लोर पे, कौमी असम्बली के, इसको उठाया था कि 55 रुपए फी लीटर जो वजीर आजम साहब ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, वो उस इन्वेंट्री और स्टॉक पे थी जो कीमतों पे, पुरानी प्राइस के ऊपर लिया गया हुआ था। और उसका फायदा 3 जगह हुआ है: ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, पेट्रोल पंप एंड रिफाइनरीज। एक रात में 82 अरब रुपए जो है वो फायदा पहुंचा दिया गया है लोगों की जेबों से पैसे निकाल के, जो अनजस्ट है, नाइंसाफी है, और ये किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। ये लोगों ने बड़े तरजात इस पर करें। दूसरी चीज ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें बढ़ी, अभी पूरी दुनिया ने का एक जायजा लेते हैं, अपने खत्ते का जायजा लेते हैं, तो किसी ने 4% बढ़ाया, किसी ने 5, इंडिया ने अभी नहीं बढ़ाया, बांग्लादेश ने नहीं बढ़ाया, श्रीलंका ने 3.5% बढ़ाया है, चाइना ने 5% बढ़ाया, अमेरिका ने 5% बढ़ाया, 20% किसी मुल्क ने नहीं बढ़ाया। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने 20% वन गो में 55 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ा दी। अब उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ है कि महंगाई में इजाफा हुआ है, फ्रेट बढ़ जाएंगे, फ्रेट बढ़ेंगे, किराए बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी आपकी। फिर
ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, उसके अलग इम्पैक्ट है। बाहर प्लाज्मतों के मवाके महदूद होंगे क्योंकि सुस्त रवि है माशत की। स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी की वजह से जॉब क्रिएशन कम होगा, शायद रिट्रेचमेंट भी करना पड़े, लोगों को निकालना पड़े, वो लोग पाकिस्तान में आएंगे। हमारे रेमिटेंसेस जो पिछले साल 38 अरब डॉलर और 29 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, और इस बार उम्मीद कर रहे थे हम कि 42 बिलियन डॉलर टच करेंगे, जो रिकॉर्ड हाई है। लेकिन इस सिनेरियो में मुझे मुश्किल नजर आ रहा है कि 42, अगर हम पिछले साल का लेवल भी रिटेन कर लेते हैं तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद जब ये चीजें बढ़ेंगी, फॉरेन रेमिटेंसेस, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, हमारे रिजर्व जो है उसमें प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से हमारे रुपए की कदर घटेगी, यानी कम होगी रुपीस की। 200 जो 78 पे था, 280 पे था, वो 285 पे भी जा सकता है या आगे भी जा सकता है। ये सब चीजें मुल्क में महंगाई लेकर आएंगी। और इसकी दो वजूहत भी हैं। एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो कार्गो का, कमर्शियल कार्गो जो हमारे हैं, वो बहुत बढ़ गया, 4 गुना 5 गुना। और अपना एमरोज से जो चोक किया हुआ है और वो सब जहाजों को नहीं गुजरने दे रहे, तो ये ऑयल की सप्लाई मुतासर हो रही है, पाकिस्तान की भी मुतासर होगी। सुना पाकिस्तान के जहाज को जाने दिया है, और 2 जहाज हमारे पहले आ चुके हैं पोर्ट कासिम कराची में, जो पुरानी कीमत वाले थे, तो एवरेज इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन नए जब जो भी आप पाएंगे, वो $100 के ऊपर ही जो जो प्राइस है वो घूम रही है। तो ये सब चीजें देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में महंगाई में भी इजाफा होगा, और आपके रुपए की कदर पे भी प्रेशर होगा, आपकी रेमिटेंसेस भी कम हो सकती हैं, आपका तिजारती खसारा बढ़ सकता है, और उससे करंट अकाउंट का जो सरप्लस आ रहा है वो मुतासर हो सकता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि आप किफायत पैकेज पे जाएं। वजीर आजम ने पाकिस्तान में एक किफायत शायरी ऑस्टेरिटी मेजर्स के तौर पे कुछ ऐलानात किए हैं, जिसमें हमारी तनख्वाहें पार्लियामेंटेरियन की कम, और दूसरे पर गाड़ी 50% गाड़ियां, पेट्रोल 50% कम देने को कहा हुकूमती गाड़ियों को, और 60% गाड़ियां जो हैं वो रोड पे न लाने के लिए हिदायत है। वर्क एट होम, घर से काम हो ताकि गाड़ियां ना जाएं। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा अफसान साहब कि मुझे तो रोड पे नजर नहीं आया। रोड पे तो वही गाड़ियों का एक समंदर है, जो निकलता है सुबह और दोपहर में वापस आता है। तो कराची की बात कर रहा हूँ। लिहाजा ये वो माइंडसेट नहीं है जो लोगों को बनाना है। लोगों को 2-2 3-3 मिल के एक गाड़ी में जाएं, बाकी गाड़ियां घर पे रहें, पार्क रहें, एनर्जी की सेविंग करें आप, ताकि कम ऑयल आपको इंपोर्ट करना पड़े। ये सब चीजें इसके हिस्सा हैं, पार्ट अच्छा एंड अच्छा पार्सल है। मिर्जा लेकिन साहब, ये जो बड़ी अच्छी आपने बात कही कि एनर्जी सेविंग करें, ये कोई हमारे लिए मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि अभी पेंडेमिक की सूरत हाल में हमने देखा कि दुनिया भर में और कामयाबी पाकिस्तान में कितनी ऑयल कंजम्पशन ना होने के बराबर हो गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने हमें कोविड में बड़ी कामयाबी से इस पे अमल करा है, और हमारी एक रोल मॉडल था बहुत सारे ममालिक के लिए, कि जो पाकिस्तान ने मॉडल अपनाया था। अब भी ये जरूरी है कि हम उसी अंदाज में एक माइंडसेट हमें बदलना। हालांकि उस वक्त पहली बार वर्क एट होम हमारा तजर्बा था, अब तो हमें तजर्बा है कि वर्क एट होम कैसे कर सकते हैं, स्कूल घर से कैसे हम्म। पढ़ाई हो सकती है, होमवर्क कैसे कराए जा सकते हैं, गाड़ी भेजने के बजाय, स्कूल पिकअप एंड ड्रॉप करने के बजाय, पोस्टर्स जाने के बजाय। तो ये सब चीजें आपने विलिंगली या अनविलिंगली जहन बनाना होगा क्या अरसलान साहब, और उससे फिर आप इसका इम्पैक्ट जो है किसी हद तक कम कर सकते हैं। इम्पैक्ट तो आना ही आना है, उसमें हमने आज सिर्फ ये डिसाइड करना है कि उस इम्पैक्ट को हम कितना कम या कितना ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें डॉक्टर आफिया, इस वक्त हम पहले बात ज़रा ईंधन की कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की। अभी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब चूँकि असेंबली का हिस्सा भी हैं, हमारे लिए आसान है उनसे जांचना। उन्होंने कहा जी, मैंने भी ये सवाल उठाया
कि जब हमारे पास 28 दिन का स्टॉक था तो हमने फौरी तौर पर कीमत क्यों बढ़ा दी। अच्छा, शायद उसका मकसद ये भी हो सकता है कि अगला आने वाला जो तेल है शायद वो महंगा हो, तो फिर ज़्यादा बढ़ाने से बेहतर है पहले बढ़ा लें तो लोगों को अचानक झटका ना लगे। पॉसिबल है, बहुत सारी रीज़न, लेकिन 322 रुपये या 23 रुपये फ़ी लीटर पर एक मोटरसाइकिल चलाने वाला या वो तबका जिसके पास इतने पैसे नहीं है, उस पर महंगाई का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और पता नहीं ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा और जाती है। और फिर बैनुल-अक़वामी तौर पर हम देख रहे हैं कहीं 3% बढ़ा, कहीं 2% बढ़ा, कहीं 1%, किसी ने बढ़ाया भी नहीं। हमारे पड़ोस में मुल्क ने बढ़ाया भी नहीं, हालांकि उसकी ज़रूरियात हमसे भी बहुत ज़्यादा हैं। हमने इकट्ठा 20% बढ़ा दिया। क्या असर पड़ा हमारे आम आदमी की इकोनॉमी पे इस पर? देखें, पाकिस्तान में महंगाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले रियल इनकम इरोजन क्राइसिस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पाकिस्तान IMF के मुआहदे में इस कदर जकड़ा हुआ है कि उसकी शराइत को पूरा करना भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, और हुकूमत ने ये बहुत जल्दी बढ़ाया क्योंकि फिर वही बात आ गई कि IMF की वो जो लेवी है उसको हमने पूरा करना है। और दूसरी चीज ये जो है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जुमरे में भी आती है। अब आम आदमी पे इसका क्या असर पड़ा है कि लोगों की, अब देखें रमजान का महीना भी चल रहा था और उसमें भी लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो बड़ी मुतासिर हुई है। इसमें सबसे ज्यादा इशू जो देखने में आ रहा है वो फूड सिक्योरिटी का आ रहा है कि लोग जो है वो अपनी इनकम का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो खाने पीने की अशिया पर सर्व कर रहे हैं, और बाकी जो मामलात जिंदगी है उसमें लोगों की कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा कम हुई है। अब इसमें सिचुएशन ये है कि लोग जो है वो एक जिस तरह से डेली जरूरियात की चीजें पूरे करने पर महदूद रह गई हैं, इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। ये ऐसी सिचुएशन है कि इसमें हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और आम आदमी की जिंदगी तो बिल्कुल वो उस तरह से रह गई है कि जो कमाया वो खर्च कर दिया। ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर राफिया, इस वक्त सिचुएशन ये है कि खाली हमारे लिए तो अभी की सिचुएशन है, प्रेजेंट में हम देख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल बढ़ता है तो खाली पेट्रोल पे असर नहीं होगा, खाने पीने की अशियाँ हैं, सारी पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो चीज़ बाहर से आती है हमारे लिए उसके ऊपर भी असर पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे मैनेज करेंगे? सब्सिडीज हम दे नहीं रहे, IMF के आपने खुद कहा चुंगल में हम फंसे हुए हैं, लेवी इतनी ज़्यादा हमने बढ़ा दी है, 100 रुपया तो लेवी और उसके ऊपर डीलर मार्जिन भी है। हमें समझ में नहीं आ रहा ये इसको कम नहीं किया जा सकता था किसी तरह? देखिए, इसके लिए लेवी कम हुकूमत कर सकती है अगर करना चाहे तो, लेकिन फिर बात वही है कि IMF ये हमें कम नहीं करने देगा क्योंकि उसकी टैक्सेस की जो शराइत है वो बड़ी सख्त है। और अभी की जो सिचुएशन है ये मजीद लंबी होती नजर आ रही है, इतनी जल्दी इसका हल नजर नहीं आ रहा। मैंने एक और आपके प्रोग्राम में भी बात की थी कि ये सिचुएशन जो है ये 3 से 6 हफ्ते के से पहले तो मुझे कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही। और ये जो सिचुएशन है इसमें अगर हुकूमत चाहे तो कोई सब्सिडी का कोई मॉडल तैयार कर सकती है और वो कर भी रही है, लेकिन इतनी जल्दी ये होता नजर नहीं आ रहा। अभी तो सिचुएशन ये पेट्रोल की जो सिचुएशन है ये और ज्यादा जाएगी क्योंकि हमारी सनत का जो 70 to 80% जो दारोमदार है वो पेट्रोल पर है। तवानाई इसी सूरत में हमारी सर्फ होती है, तो ये सूरत हाल तो अभी मजीद लंबी चलेगी। इतनी अभी इसमें चाहिए कि आवाम को भी थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए क्योंकि ये एक माशी आलमी सूरत हाल है। इसमें दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, चीन की अब एग्जांपल ले लेते हैं तो वो भी इस सारी सूरत हाल से नहीं बच पा रहा, लेकिन ये है कि उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारी जरा सुस्त थी, तो वो उन चीजों को जरा लंबे अरसे तक मैनेज कर पा रहे हैं और हम इतनी जल्दी मैनेज नहीं कर पाए। तो ये एक आलमी सूरत हाल है, इसमें हमें भी सब्र करने चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि इस पे सर जोड़ के बैठ जाएं सारे निगार और इस पे काम करें कि अवाम को हम कितना अरसा ये सारा कुछ करेंगे। 1-2 महीने की बात नहीं है, ये शायद बहुत लंबी जंग है और इसमें हमें उस तरह से लाहेअमल तैयार करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या हम लेवी पर कोई काम कर सकते थे? एक्चुअली जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे होते हैं कि क्या लेवी मार्जिन को कम किया जा सकता था, ड्यूटी को, क्या हमने डीलर मार्जिन कम करने की कोई कोशिश की? एक ब्रेक लेते हैं, मैं ज़रा ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर भी बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मिर्जा साहब, जो सवाल ब्रेक से पहले आपसे जानना चाह रहा था, क्या हम लेवी ड्यूटी को कम नहीं कर सकते? क्या हम ये जो डीलर मार्जिन है इसको कंट्रोल करके कोई आवाम को थोड़ा रिलीफ नहीं दे सकते थे इसमें? चीज तो ये है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो है PDL, वो एक IMF से हमने एग्री किया है प्रोग्रेसिव मैनर में कि इसको हमने कहा लेके जाना है, लिहाजा उसमें कोई कटौती करके फिर वो आप हदफ अपना पूरा नहीं कर सकेंगे जो आपको दिया है।
जहां तक सब्सिडी का अल्फाज मैंने 2-3 बार आपके सुने, प्लीज आप भूल जाएं। IMF हैज नॉट अलाउड यू कि 1 रुपए की भी आप सब्सिडी दें। वो कहते हैं अगर आप कोई एक्स नंबर अमाउंट सब्सिडी देते हैं एक जगह पे, तो ये रेवेन्यू कहाँ से और कितने लेंगे दूसरी जगह से, ये पहले हमें बता दीजिए। तीसरी चीज ये है कि थंब रूल ये है हुकूमत का कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ेंगी वो हमने सारिफ को पास ऑन करना है पूरा का पूरा। आप उसमें ये शुरू में इन्होंने ये कहा है जो मेरे अभी समझ में नहीं आया है कि जी 110 रुपए का इम्पैक्ट आ रहा था तो हमने 55 रुपए लगाए हैं और 55 रुपए गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। ये बयान तो हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है 2-3 रीजन से। क्योंकि एक तो अपने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज नहीं है, करंट अकाउंट हमारा जो है वो बिल्कुल खसारे में चला जाएगा, लिहाजा ये 55 रुपए का इम्पैक्ट है, ये भी हमने उसके ऊपर लगाया है जो पुरानी कीमत है इन्वेंट्री की, पेट्रोलियम मसनूआत की जो हमारे पास रखी हुई थी। और इसके लिए अभी नई प्राइस वाली तो आई नहीं है पेट्रोलियम की मसनूआत, यानी पेट्रोल और डीजल, ये एक चीज। दूसरे, समीर खान साहब जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं, परसों उन्होंने बयान दिया जी हमारा मार्जिन बढ़ाएं, तो आप तो कम करने कहते हैं। ये वो समी साहब हैं जो हड़ताल करते हैं और पेट्रोल पंप जो हैं वो शट डाउन होते हैं, जो हमारा मुल्क ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको एज ऑन टुडे जो पोजीशन है वो बताई हैं। इसमें हमारे पास 2-3 चीजें हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। एक तो आपने हमरोज से पाकिस्तानी ऑयल टैंकर को जैसे 1 या 2 को अलाउ किया, बाकी को भी एक्सेप्शनली अलाउ किया जाए और उससे हमारी तेल की सप्लाई जो है, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म मेंटेन रहे। दूसरी चीज है सऊदी अरब से हम दूसरे रास्ते से जो तेल लाने की कोशिश कर रहे हैं और डेफर्ड ऑयल पेमेंट की रिक्वेस्ट हमारी गई है, वो उसको वर्केबल बना ले तो वो इसको फायदा देगा हमें। और तीसरी चीज किफायत शहरी करनी होगी पेट्रोलियम मसनूआत की और एनर्जी की। ये जब तक इसके लिए जो पैकेज बनाया है उसके कोई मॉनिटरी मैकेनिज्म नहीं है। एक कमेटी जरूर बनाई है जो उसको मॉनिटर करेगी, लेकिन इन्फोर्स कराने के लिए क्या आपके हाथ में टूल्स हैं वो अभी स्पेल आउट नहीं किए गए। तो मैं समझता हूँ लोग अभी तक वैसी गाड़ियां निकल के सुबह गाड़ी में एक आदमी बैठा होता है, ये गाड़ी एक बैठने वाला कहानी बंद हो, आप 2-3 मोहल्ले के या रिश्तेदार या अपनी फैमिली के एक साथ एक गाड़ी में जाएं और बाकी 2 गाड़ियां घर पे खड़ी हो तो जाके फिर आप कंजम्पशन थोड़ा और घर से काम करें। और स्कूल बंद कर दिए गए, घर से क्लासेस द्वारा लगाई जा रही हैं, ट्यूशन घर पे हो रही, ये सब चीजें करेंगे तो इसका कम इम्पैक्ट आप कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो अभी आप कह रहे थे कि किफ़ायत शारी जो इत्तलात या ख़बरें हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया की भी जीनत बन रही है कि गाड़ियां बड़ी महंगी खरीदी जा रही हैं हुकूमती ओहदेदारान के लिए, तो कैसी किफ़ायत शारी हो? क्या ये बात दुरुस्त भी है या नहीं? मैंने यही कहा, मैं नेगेटिव बात करता नहीं हूँ लेकिन मजबूर हूँ कि आपका 10-20 बिलियन के जहाज अगर ले लिए और 100 FBR के लिए नए टोटल करोला गाड़ियां ले ली और एक और डिपार्टमेंट ने भी और कुछ जस्टिस डिपार्टमेंट के लिए भी नई गाड़ियां ली गई हैं। सर, जो चेयरमैन सेनेट के लिए खबरें, क्या वो भी दुरुस्त है? देखिए अगर वो भी है तो गलत है। मैं तो हक की बात और सच की बात कहने का कायल हूँ और ये मौका आपको सैंपल अपने डेमोन्स्ट्रेशन करने का है कि आपने कितना इसमें पहल की है। न सिर्फ ये कि आप ये बताएं कि जी ये ऑस्टेरिटी मेजर्स ऐलान होने के बावजूद आपने महंगाई और अखराजात में इजाफा किया, जेट खरीदे, नई गाड़ियां ली थी। भाई ये रुक सकती हैं हालात बेहतर होने तक। अभी तो आप ये कह रहे थे कि जिससे किफायत शारी मेजर से जितने पैसे बचेंगे वो लोअर टू लोअर इनकम लोग हैं जो मोटरसाइकिल रिक्शा वाले, उनको हम पास ऑन करेंगे। तो
ये सब चीजें उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप लेटर एंड स्पिरिट में किफायत जारी करके कुछ बचाएं और अपना पेट्रोलियम मसनूआत का बिल आपका कम हो सके ट्रू मानों में। लेकिन अगर आपने वो माइंडसेट नहीं किया कि जी हम नहीं करेंगे, जो करने होगा वो कर लेगा, तो फिर ये इसका इम्पैक्ट आपको सिवियर पड़ेगा, क्योंकि आप कफाशारी से अपना क्वांटम नहीं कम कर सके, अपनी कंजम्पशन जो आपकी है, जो सही बात है सर, यूसेज वेरी है, वेल सेड। मैं उसको कम ये नहीं बात कर बड़ी अच्छी लगी। नईम साहब आपने सुना भी, बिल्कुल ठीक कहा मेरे सामने कि जो बात हो रही है वो बड़ा स्ट्रेटली कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए। किफ़ायतचारी अपनी जगह सर, क्या हम बचाएंगे किफ़ायतचारी से, कहाँ ट्रांसलेट करेंगे? दूसरा, ये जो ईंधन के मामला है ये कोई एक दिन का नहीं है जी, ये अब बढ़ता चला जाएगा मामला, और शायद इसकी आगे प्राइसेस और भी बढ़ जाए। लेकिन फिल वक्त हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा रिलीफ जो ट्रांसलेट हो सकता था आम आदमी के लिए वो हो नहीं पा रहा। उसमें IMF भी आड़े आ जाता है, हमारे दीगर मामलात भी आ जाते हैं। अभी हमने देखा, अभी जिसका जिक्र किया मिर्जा साहब ने, कि डीलर मार्जिन कम करने की बात करते हैं तो पेट्रोलियम डीलर सामने आ जाते हैं। तो अभी देखिए सिचुएशन जो है ना, जो हम आज से 3 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इस वक्त सिचुएशन इंतहाई चेंज हो गई है। अब जो है एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है टोटल, आप देखें टोटल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर ही जो है ना, वो जो सिनेरियो है वो टोटल इस वक्त चेंज हो गया है। अभी आप देखें जंग तो अपनी जगह जो हो रही है वो हो रही है, लेकिन आपने अगर वेस्टर्न कंट्रीज को भी देखा हो और गल्फ के कंट्रीज में देखो, सबकी कोशिश ये है कि हम हमारा इकोनॉमिक सर्वाइवल क्या होगा। इवन अभी आज देखें कोरिया और जापान जो कंट्रीज हैं वो 100% जो डिपेंडेंट है एनर्जी के ऊपर, और पाकिस्तान भी एक एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। हम 70% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और हमारी तकरीबन 240,000 बैरल पर डे पेट्रोल की कंजप्शन है, 183,000 बैरल पर डे हमारी डीजल की कंजप्शन है। इस तरह LNG के ऊपर हमारे पावर प्लांट्स, हमारे फर्टिलाइजर्स, हमारी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो उस पर डिपेंडेंट है, जो कि हम तकरीबन 5.6 मिलियन टन जो है ना एनुअल हम उसको इंपोर्ट करते हैं। और जो भी आपने देखा है कि खबरों में भी दिखा रहे थे कि हमारे पास शायद 14 अप्रैल तक की LNG का स्टॉक मौजूद है। इसी तरह पेट्रोल का हमारा 21 डेज का स्टॉक मौजूद है। तो अभी देखना ये है कि वो वाले जो यशियाँ थी उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक तो ऑस्टेरिटी एट इंडिविजुअल लेवल पे करनी पड़ेगी, कि घर के लेवल पे करनी पड़ेगी। वो ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे अब इस्लामाबाद है या लाहौर है या कराची है, ये 3 बड़े शहरों में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रोस की सहूलियत अवेलेबल है। तो जहाँ जहाँ अगर आपको को 500 मीटर या 1 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है, तो आप जो है ना पब्लिक सर्विस का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक बसें गवर्नमेंट ने चलाई हैं, उसका इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि जैसे भी बात हो रही है कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अभी कुछ बेहतर हो गई है, लेकिन उसमें जो 47% इम्पैक्ट है वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का ही, ऑटो सेल्स का है। जैसे भी आप बात कर रहे थे कि हमारी लग्जरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे वो गाड़ियों पे हो रही हो या जहाज़ों पे हो रही हो। तो अभी आगे जो टाइम आ रहा है ना, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम है। अगर ये इसी तरह वॉर प्रोलॉन्ग होती है, तो जो हमारे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज और वो कंट्रीज जो ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। फिर आप देखेंगे इसमें जो वार सरचार्ज लगना शुरू हो गया। इंश्योरेंस का कंपनी ने, जो शिपिंग कंपनी ने इंश्योरेंस लेनी बंद कर दी है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ना शुरू हो गया। एक्सपोर्ट जो है वो वायबल नजर नहीं आ रही। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम राशनिंग कैसे करें। अब अगर आप ये भी ठीक, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप वीकेंड में पेट्रोल बंद कर दें 2 दिन के लिए, ताकि वर्किंग डेज में लोगों को पेट्रोल मिलता रहे। और वीक डेज में लोग, जब पेट्रोल नहीं होगा तो खुद ब खुद लोगों की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो अपने घरों में रहेंगे। और छुट्टी का दिन जो है वो घर में देखिए, अब देखें पाकिस्तान को अब इस मौके पे अपना जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमारा कोल है, हमारे पास हाइडल पावर है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। अब हम इस चीज़ के ऊपर काम करें, क्योंकि आने वाले वक्त में वही मुल्क सर्वाइव करेंगे जिनके पास अपनी पावर एनर्जी होगी, अपनी एग्रीकल्चर होगी।
और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत है कि हम एक एग्रीकल्चर एरी बेस्ड इकोनॉमी है, और हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं और सेल्फ सफिशिएंट हैं हम, अब गंदम के मामले में भी और दूसरी चीज़ों के मामले में। तो अब हमें अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन करना है कि हम कौन कौन सी चीज़ को कैसे कर सकते हैं, और कैसे गवर्नमेंट भी अपनी कैसे ऑस्टेरिटी में। देखिए अभी IMF ने साफ साफ कह दिया कि आप जितना भी इसका इम्पेक्ट है ऑन द ऑयल प्राइसेस आप इसको शिफ्ट करें। अब मेरा ख्याल है जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हो सकता है पेट्रोल की प्राइस 400 450 तक चली जाए। तो ऐसी सिचुएशन में एक ओवरऑल जो है कंपाउंड इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी हर चीज के ऊपर। आपकी पावर की प्राइस बढ़ जाएगी, बिजली की कीमतें बढ़ जाएगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनको उनको प्रायोरिटाइज करें, उनको जो है सेग्रीगेट करें, और पूरी एक कंप्रीहेंसिव प्लान ये बनाएं कि आप 50% आप कैसे अपनी ऑयल की जो जो एक फालतू कंजप्शन, मैं ये नहीं कहता, जो आपकी जेन्युइन कंजप्शन है आप उसको जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन जो आप लग्जरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आपने एक गाड़ी है, दो गाड़ी है, तो एक गाड़ी इस्तेमाल करें, एक गाड़ी है तो उसको छोड़ के आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लें। तो मैं समझता हूँ कि कौमों की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है। लेकिन इसके अलावा मैं जो ये बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की पोजीशन इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर होगी। अब इस रीजन में पाकिस्तान एक जो है बड़ा कोऑपरेटिव और बड़ा अथॉरिटेटिव पाकिस्तान सर का ठीक है, इस वक्त लेकिन एक हमें रोल है। आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, हमारी बेहतरीन एक फॉरेन पॉलिसी है। हम इस पूरे जी जो जंग एरा है इसमें हमारा प्रॉब्लम एक अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट का है, वहाँ भी बॉर्डर बंद है और वो उनकी जी वजह से है, अफगानिस्तान की वजह से, जिसकी वजह से एक ट्रेड का बड़ा मार्जिन हम उससे भी महरूम हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन हम अपने की कैरेक्टर को किस तरह ट्रांसलेट करते हैं दुनिया के साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। आपने अभी बात की ज़राअत की, डॉक्टर राफिया, हम कैसे ज़राअत का फ़ायदा उठा लें इस टाइम, जबकि हम खुद इतनी परेशानी में, हमें कॉटन की बाहर से मंगवानी पड़ती है, हमें कभी आटा बाहर से मंगवाना पड़ जाता है, टमाटर बाहर से मंगवाना पड़ जाता है, चीनी तक हम बाहर से मंगवाते हैं। ये तो बड़ा हमारे लिए पहले से प्रॉब्लम है, अब तो सिचुएशन बड़ी अजीब है। हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे अपनी इस ज़राअत की कामयाबी को अपनी इकॉनमी में? देखिए आपने ज़राअत की बात की है, तो ज़राअत के जो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में हालात है वो तो हमारे सबके सामने है। अभी हम बिल्कुल अभी रिसेंट बात करें तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो सारी इकोनॉमी है वो है ही इंपोर्ट पे मुनहसर। एक्सपोर्ट पे तो हमने तवज्जो ही नहीं दी। अभी आलू की फसल का जो हाल हुआ है पाकिस्तान में वो सब हमारे सामने है। पिछले साल गंदम की फसल का जो हाल हुआ था हमारे सामने है। हमें पोस्ट हार्वेस्ट पॉलिसी का पता ही नहीं है कि हमने उसको कैसे मेंटेन करना है। हमें अपने किसानों को किस तरह से चीजें सिखानी है कि वो खुद से कुछ करें, और हमारी वो वाली जो एशिया जो जाया हो रही हैं, जो हमारी फसलें जाया हो रही हैं, जिसमें मैंने गंदम की और आलू की एग्जांपल दी है, हमें उनको प्रिजर्व करना ही नहीं आया। हमारे पास बाकी सारी चीजों के लिए हम टेक्नोलॉजी पे काम कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़राअत को हमने इतना पीछे छोड़ दिया है कि हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। अगर यही हमने कुछ अर्सा पहले इस पे काम किया होता और हमारे पास उन चीजों के रिजर्वायर्स होते, तो आज हमें बहुत सारी चीजें जो हैं जो इंपोर्ट पे हमारा मुनहसर है वो आज ना करना पड़ रहा होता, हमारे पास खुद बहुत ज्यादा चीजें होती। अब आपने कपास की बात की है, तो किसी जमाने में पाकिस्तान कपास को इंपोर्ट करता होता था, और अब पाकिस्तान में कपास की किल्लत आ गई है और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। हमारा फोकस फिलहाल फ्यूल पर है कि फ्यूल की जरूरियात पूरी नहीं हो सकती। हमारी बहुत सारी और इंडस्ट्रीज जो हैं, जो पहले पाकिस्तान की एक मईशत की रीढ़ की हड्डी होती थी, गंदम हम इंपोर्ट करते होते थे, और अब वही सूरत हाल है कि गंदम यहाँ पे जाया हो रही है, किसान गंदम को आग लगा रहे हैं। तो हुकूमत को ना सिर्फ ये जो फ्यूल की प्राइसेस हैं और ये जो करंट सिनेरियो है इस पे काम करना चाहिए, हुकूमत को अपनी इंपोर्ट्स पे भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई, हमारे पास यहाँ पे लेबोरेटरीज नहीं है जो पोस्ट हार्वेस्ट मंसूबों पे काम कर रही है, मौजूद हैं। शिंक्यारी में एक लेबोरेटरी मौजूद है जो इस पे काम कर रही है। हमें उसको मजीद
अर्ली बेसिस, वो अर्जेंट बेसिस पे उन पे काम करना चाहिए कि हम उसको किस तरह से फाल कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हद तक मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमतें आई, तब्दील हुई, हर किसी ने अपनी पॉलिसीज बनाई, लेकिन जो रिसोर्सेज पाकिस्तान में मौजूद हैं उस पर किसी ने तवज्जो नहीं की। अभी भी हमारे पास टाइम है, जिस तरह से वर्ल्ड की सिचुएशन इवॉल्व हो रही है और पाकिस्तान और आलमी दुनिया जो है वो वर्ल्ड war 3 की तरफ जा रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपने पास से ही इस तरह से चीजें को यूटिलाइज करें कि हमें इंपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े, और हम चले एक्सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो हम अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। दूसरी जो बड़ी बात है, एक अशराफिया की बहुत बड़ी तादाद जो है वो तो चीजें जो है वो तो इस्तेमाल ही इंपोर्ट शुदा चीजें करती हैं, उनके लिए तो पाकिस्तान लोकल जो ब्रांड्स हैं वो इस्तेमाल करना उनके लिए तो बड़ी आम अजीब सी बात है। ये वाला माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए। हमें लग्जरीज को जब कम करेंगे, हमें पता होगा कि हमने अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे जब डिमांड सप्लाई की कीमत जो है वो बढ़ेगी, तो फिर लोग उन चीजों को बनाएंगे और मार्केट में वो चीजें आएंगी। मिर्जा साहब, ज़राअत को लेकर क्या कोई पॉलिसी है हमारी ऐसी? क्या आने वाले दिनों में हम देखें जो परेशानियां हमें हैं, हम तो कभी कभी चावल भी देखते हैं बाहर से आ रहा होता है, वो कभी मेड इन कुछ लिखा होता है, कभी मेड इन कुछ, कपास या कॉटन जिसका जिक्र करें, कॉटन हमें मंगवानी पड़ जाती है, हम खुद इसमें इतने खुद कफील थे। 8वां बड़ा हम एक्सपोर्टर हुआ करते थे, गंदम को लेके आटा हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमारे पास शुगर इंडस्ट्री भी है और वाफिर मिकदार में हमारे पास ज़मीनें भी मौजूद हैं, लेकिन गन्ने की फसल इतनी होने के बावजूद चीनी बाहर से मंगवानी पड़ती है। ये तो अब सिचुएशन हमारे सामने है, चले, लेकिन हम ये अरसे से कर रहे हैं, क्या अब इस सिचुएशन में भी यही प्रैक्टिस रहेगी? ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखता हूँ कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड को और कोल को प्रमोट करें तो इम्पोर्टेड फ्यूल पे हमारा रियलाइंस कम हो सकता है, हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो सकता है। इसी तरह एग्रीकल्चर को अगर आप किसी तरह से फॉल कर दें, अभी हमारी कॉटन की जो क्रॉप है वो 13 मिलियन बेल होती थी, अब 5 और 6 मिलियन बेल पे आ गई, आधी से भी कम हो गई है। लिहाजा हमें चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, जो कभी भी नहीं था। पाकिस्तान का जो ख्वाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था वो था एक ज़राई सनती पाकिस्तान, यानी ज़राअत के शोबे को पूरी अहमियत थी, और ज़राअत के शोबे से जो चीज उगाएं आप, कल्टीवेट करें, फिर वो सनत में उसको इस्तेमाल करें वैल्यू एडिशन करके। तो मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ कॉटन ही नहीं है, हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल मतलब प्रमोट करके हम इंपोर्ट बिल कम कर सकते हैं। हमारा एडिबल ऑयल जो $4 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने सूरजमुखी की यहाँ पाकिस्तान में जो कल्टीवेशन हो सकती है, काश हो सकती है, हमने वो नहीं करी। हमने सियासत में कॉटन की कल्टीवेशन एरिया कम करते रहे, गन्ने का बढ़ाते रहे ताकि सस्ता गन्ना मिले, और आज कॉटन की जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसके ऊपर लगाई गई थी वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड विद इंडिया बंद है, बॉर्डर से मंगा नहीं सकते, आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और जो आपके रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी यही है कि सोलर ने आपके इंपोर्ट बिल को काफी हद तक कम किया था। आज आप सोलर की नेट मीटरिंग खत्म कर दी आपने, और आप अब वो जो 27 रुपए फी यूनिट लेते थे, खरीदते थे, सोलर एनर्जी जो पैदा की जाती थी खुद सोलर पैनल से, वो अब 9 रुपए के ऊपर आप लेने की बात कर रहे हैं। तो ये तब आपकी अपनी पॉलिसी में इंट्रोडक्शन है। पहले आपने सीएनजी की, दुनिया में पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीएनजी व्हीकल इस्तेमाल करने वाला मुल्क बन गया, फिर आपने कहा हाय हाय हाय, ये तो गलती हो गई, हम अपनी नेचुरल गैस को कैसे हम यहाँ पे फ्यूल के तौर पे यूज करें। सब पेट्रोल पंप बंद हो गए, लोगों का इन्वेस्टमेंट बेचारों का जीरो हो गया। तो आप अपनी पॉलिसीज को कंसिस्टेंट नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से एडॉक मेजर्स ले रहे हैं और हम वो हदायत हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो हमें इनसे हासिल किए जा सकते थे। एग्रीकल्चर को आपको दोबारा अहमियत देनी होगी। अभी राइस की आप बात कर रहे हैं, राइस में हमारे पास 15 या पता नहीं 25 बिलियन की सब्सिडी आई थी, देना है कि ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लिए, वो हमने दी। उसके बावजूद भी वो $4 बिलियन का जो टारगेट था
राइस की एक्सपोर्ट का वो नहीं हासिल कर सके। कॉटन हमें मिल नहीं सकी। एडिबल ऑयल अब भी $4 बिलियन के इंपोर्ट कर रहे हैं। सोलर और विंड को हम इनकरेज नहीं कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी को, बल्कि सोलर को तो हमने डिस्करेज करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। मैंने ये सब में भी और सवाल जवाब में भी अवैध साहब से बात की थी कि भाई लोगों ने अपने पैसों से ये सोलर जनरेशन लगाया था छतों पे। अब आप जो ₹27 में लेते थे उसी को अब आप कहते हैं ₹7 मिलेंगे। ये तो उनका साथ ना इंसाफी है। फिर आप डिसाइड कर रहे हैं कि 10 साल का रिपेमेंट पीरियड पे बनाए। तो भाई मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं 2 या 3 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पीरियड पे नहीं इसको इन्वेस्ट करना चाहता। तो ये सब चीजें चुपती हुई बातें हैं, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में इसलिए कर रहा हूँ कि हकीकत पता चले। सर They are the बिल्कुल bare सही बात है, facts। आपने जो बात की है वो हकीकत है। और अच्छी बात ये है कि आप आम आदमी की बात असेंबली के फ्लोर पर भी करते हैं। आपने बड़ा बर्मला इसका इजहार भी किया कि जो भी करेगा वो गलत कर रहा होगा। हम ये 2-3 चीज़ें एक ब्रेक के बाद ज़रा फाइनल सेगमेंट होगा उसमें ये चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री के लिए क्या करना है? अगर इंडस्ट्री पर बोझ आएगा, एक्सपोर्ट फिर हमारी कम से कम होती जाएंगी, हमें उसके लिए क्या रास्ता या वे आउट तलाश करना है? ये जो IPPs हैं, इनके भारी भरकम कैपेसिटी चार्जेस हैं, इसको कैसे रैशनलाइज करना है? इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नईम साहब अभी बड़ी अच्छी बात कही मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने। उन्होंने कहा जी एडिबल ऑयल की बात की, उन्होंने चावल की बात की, हम अपना टारगेट ही हासिल नहीं कर पाते। IT हमारे पास एक ऐसा शोबा है जिसमें लगाएं कुछ नहीं, लेकिन आप कम अज़ कम उसके पैसे पाकिस्तान आ सकते हैं। अभी तो हमने देखा है कि नकद रकूम जो पाकिस्तान आती थी उसमें भी 50% गिरावट आ गई है। सिर्फ कोई $7 मिलियन तक वो रह गई है, हालांकि वो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर से भेजा करते थे। अब ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। ख़ास तौर पे अब हम देखें तो हमने अपनी इंडस्ट्री को कैसे चलाना है जहाँ पे रोज़गार भी है और एक्सपोर्ट भी है, उसका क्या बनेगा? फिर ये IPPs को भारी भरकम कैपेसिटी चार्जेस हैं, इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? देखिए सर, जैसे अभी मिर्जा साहब भी बात कर रहे थे, मैंने भी पहले यही कहा कि हमें अपनी पॉलिसीज के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी अगर आपने इंडस्ट्री को चलाना है। कि देखिए, अब इंडस्ट्री चलाना दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, और इसलिए अब आगे जब ये अगर पेट्रोल की प्राइसेस पे इम्पैक्ट आए तो $5 to $7 बिलियन आपके ऊपर बोझ पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज का, अगर पेट्रोल की प्राइस जो है $120 पर बैरल हो जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट को अब जो पॉलिसी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले जब एक पॉलिसी लेके आते हैं उसको कम से कम 15 से 20 साल के लेके आए, ताकि जब लोग उस पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके बाद उसको अब चेंज कर देते हैं। जैसे कि अभी सोलर में हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज ने, इंडस्ट्रीज ने जो है सोलर यूनिट लगाया, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट के करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद गवर्नमेंट ने एकदम कह दिया, देखिए ये आपके पास 43 से 44,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी समर में 27,000 से 30,000 और विंटर में 12 से 15,000 मेगावाट बिजली यूज होती है। बाकी सारी आपकी जो बिजली है वो ज़ाया हो जाती है, यहाँ वो इस्तेमाल ही नहीं होती, और उसकी आप पेमेंट भी कर रहे होते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान में 50,000 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी मौजूद है, और अगर गवर्नमेंट इसको फ्री कर दे, और ख़ास तौर पे जो इसकी हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें कि बैटरी लगती हैं, अगर उन बैटरीज को बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दें, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अभी जो IPPs को इतने पैसे दे रही है और गवर्नमेंट के जितने सर्कुलर डेट्स हैं वो यकीनन कम हो जाएंगे, और हम ये इलेक्ट्रिसिटी में खुद कफील हो जाएंगे, और लोगों को शायद नेट मीटरिंग की जरूरत ना पड़े, वो अपना हाइब्रिड सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाए, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट जो है ये टोटल ड्यूटी फ्री कर दे। तो उससे गवर्नमेंट का जो एक ये स्टांस है कि जी हमारे ग्रिड पे लोड पड़ता है, हमें हमें कॉस्ट एक्सपेंस पड़ती है। तो अब जो नया दुनिया में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है, अब नए सिस्टम में ये है कि आप छोटा यूनिट घर में लगाएं, साथ उसके अगर आप बैटरी लगाते हैं तो आपको फिर ग्रिड पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको नेट मीटरिंग लेने की जरूरत नहीं है, और आप उसमें कफायत शायरी कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि वट एवर आई विल कंज्यूम आई विल हैव टू पे, तो खुद ब खुद आप कंट्रोल करेंगे। इसी तरह इंडस्ट्री है, उसको आप फ्री हैंड दें, उनको कहेंगे आपने जितनी भी बिजली खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं आप बनाएं, क्योंकि इस वक्त जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एक ही बात करता है जी हमारी बिजली 16 सेंट की है, बाहर के मुल्कों में 9 सेंट है। तो भाई उनके साथ बैठ के
उन्हें कहें कि आप कैसे बिजली की कॉस्ट को कम करें, क्या हम आपको फ्री हैंड दें, आप अपने यूनिट्स खुद लगाएं, आप अपने बिजली पावर प्लांट खुद लगाएं और आप उसमें से कंज्यूम करें। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरफ आप चले जाए तो हो सकता है गवर्नमेंट को थोड़ा सा लॉस हो रेवेन्यू का, लेकिन दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट पावर प्लांट्स को पैसे दे रही है, जो सर्कुलर बिजली और गैस के 4,000 अरब से ज्यादा हो गए हैं, और वो सारे पैसे जो है वो आप और मैं और हमारा गरीब कंज्यूमर जो है वो पे कर रहा है। अब देखिए 162 यूनिट 160 यूनिट बिजली कंज्यूम है, उसका बिल जो है बिजली की कंजम्पशन का बिल है 5,500 रुपये, लेकिन जब टोटल बिल आता है तो वो 18,500 रुपये आता है। अब देखें इन हालात में तो आप आम जो सारिफ है, आम जो 30-35 हजार में तनख्वाह जो लेता है वो गुजारा नहीं कर सकता, तो इंडस्ट्री तो कैसे चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो एग्रीकल्चर में प्रायोरिटाइज करें, दूसरा जो एनर्जी सेक्टर है जैसे कोल है, आपके पास विंड एनर्जी है, आपके पास सोलर एनर्जी है, हाइडल पे आप और अभी डैम बना रहे हैं उस पे आप मेहनत करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी कॉस्ट कम कर सकता है, क्योंकि अब इस वक्त दुनिया में ये ऑयल से ये नहीं है कि ऑयल की कीमत बढ़ रही है, इसके साथ साथ एल्यूमिनियम की कीमत बढ़ रही है, इसके साथ साथ दूसरी जो भी मेटल्स हैं, दूसरी प्रोडक्शन हैं, वो एक एक चीज की कीमत बढ़ रही है। आप पाकिस्तान में देखिए आपके पास वाफर मिकदार में कॉपर मौजूद है, वाफर कोबाल्ट मौजूद है, वाफर मिकदार में दूसरे मिनरल मौजूद हैं। तो जो अवेलेबल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए आप जो इंडिजिनस जो है वो अपने एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। जैसे कि आप समझ जाएंगे पाकिस्तान में अगर 45,000 इंस्टॉल कैपेसिटी और अब यूज ही 30,000 25,000 करें, तो भाई इसकी इसकी मैनेजमेंट कौन करेगा। मिर्जा साहब माशाल्लाह गवर्नमेंट में हैं, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो असेंबली के फ्लोर पे ये रेज करें और यकीन करें अरसलान साहब कि सिर्फ सोलर से पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन पूरा और हम करने में। कैपेसिटी और चार्जेस से भी हाइडल बच इसके साथ सकते हैं और हाइडल इंडस्ट्री को हाइडल भी इसके फायदा दे साथ सकते अगर हैं। मैं जरा इसको मिर्जा साहब से ये सब्सिडाइज सवाल आपका, मिर्जा साहब प्लीज इस पे जरा एक कमेंट आपका। हम अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए एनर्जी का जो इतना भारी भरकम हमारा बिल है या एनर्जी की जो प्राइसेस हैं इसको क्या कम किया जा सकता है इसी मेथड के तहत जो नईम साहब बता रहे हैं, और क्यों हम अलाउ नहीं कर रहे इंडस्ट्री को भी कि चलो अपनी एनर्जी के मामलात को खुद देख लो, बेहतर कर लो। लेकिन बल्कि जो आप कह रहे हैं इसका बिलाक्स यानी इसका तजाद किया जा रहा है। कैप्टिव पावर जनरेशन जो गैस के जनरेटिंग यूनिट थे नेचुरल गैस पे, सुई नॉर्दर्न ने बाकायदा उनको कनेक्शन दे के 10-10 साल 15-15 साल से थे, उनको उन्होंने रातों रात कहा कि जी कैप्टिव पावर बंद करें और नेशनल ग्रिड पे आए, बिजली हुकूमत से लें। अब उस पे मेरी पूरे दिन मीटिंग रही है औरंगजेब साहब से, ओवैस लगारी साहब से और अली जमील साहब से। मैं था और नवीद कमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। नहीं हो सका, आखिर में उन्होंने कहा जी आईएमएफ से एग्री किया हुआ, और फिर लोग मजबूरन अब कैप्टिव पावर को बंद कर रहे हैं और नेशनल ग्रिड पे जा रहे हैं। करोड़ों रुपए मजीद खर्चा होगा और नेशनल ग्रिड रिलायबल नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ आपने तो एनर्जी का अपना खुद एक मजाक बना लिया, मिस हैंडल कर करके। हमारी पॉलिसी कितनी तजाद में बनती हैं। अभी मैंने 3-4 मिसालें दी आपको, सीएनजी की, मैंने सोलर पावर की, कैप्टिव पावर की। ये बंद कराएं जो इनकरेज कर रहे थे कि भाई अपना इन्वेस्टमेंट करो, अपनी बिजली पैदा करो और इस्तेमाल करो। अब ये उसको रिवर्स कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इनके पास 8,000 मेगावाट बिजली जो है वो इजाफी पड़ी हुई है, और 2,000 मेगावाट की टीएनडी की वजह से, यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ऑगमेंटेशन नहीं है, वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो 8,000 एक्सेस आपके पास है जिस पे फिक्स कैपेसिटी चार्जेस आप दे रहे हैं। इसमें तो खुदा का शुक्र है कि 13-14 यूनिट में ये टेक एंड पे मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेड है और जो चाइनीज आईपीपीज है वहां अभी तक फिक्स चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं, तो जो सर्कुलर डेट क्या सबब बन रहा है। तो आपकी एनर्जी पॉलिसी का अगर आप तजिया करें डे वन से अब तक, तो आपने मौके के लिहाज से एडॉक मेजर्स कर करके जो मैसअप किया है, जो कंट्रडिक्शन नजर आता है। और इंडस्ट्रीज
परेशान है कि भाई मैं किस पे जाऊं, मैं सोलर पे जाऊं, मैं कैप्टिव पावर पे जाऊं, मैं नेचुरल गैस लूं कि नहीं लूं। आरएलएनजी उन्होंने अब इंट्रोड्यूस करा दिए कि जी ये लें। आरएलएनजी जो है वो इम्पोर्टेड गैस है जो कतर से हम ले रहे हैं, क्योंकि हमने एग्रीमेंट करके आए हैं और हमें वो सब कार्गो उठाने हैं। और उसका जो इम्पैक्ट है वो गरीब इंडस्ट्रियलिस्ट या सारिफ जो है वो बर्दाश्त करेगा। तो मैं कितनी मिसालें दूं आपको, इसमें मेरी रोज लड़ाई होती है मिनिस्टर फॉर एनर्जी जो है अवैध साहब से। और मैं उन्हें यही कहा, अब जाके फिर उन्होंने एग्री किया था कि पुराने जो लाइसेंस हैं नेपरा के इशू किए हुए सोलर पावर जनरेशन के नेट मीटरिंग के, वो उनको उसी दाम पे फिर मिलेगा, पुराने रेट पे 27 रुपए पे। बट नए जितने भी आप आएंगे उनको 9 रुपए पे हम खरीदेंगे। 9 रुपए में तो बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, उसको कदर ही नहीं है। तो 27 में बनाए और 9 में बेचे, आपको सवाब कमाए। ये सब चीजें हैं, ये एक थॉरो ओवरऑल चाहती हैं। और उसके बाद एनर्जी को 8 सेंट पर यूनिट नहीं लेकर आएंगे, आपकी एक्सपोर्ट कंपीटिटिव नहीं होगी। 12 ममालिक हैं जो 8 सेंट दे रहे हैं, तो 13वां ममालिक पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? सही बात है। अभी भी इन्होंने कम कर करके काफी करीब ले आए हैं, अब ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 8 सेंट्स इज द बेंचमार्क, इज द पंच लाइन। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हमारे साथ राफिया बतूल मौजूद थी, उनका बहुत शुक्रिया। नईम सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया। बड़ी डिटेल डिस्कशन हमने तमाम तर मामलात पर की। सारी सिचुएशन में क्या कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है। इन सारों ने उस पर सजेशन भी पेश की है। तो बेहतरी की सूरत हर जगह, हर मौके, हर सिचुएशन में मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात।